इस मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है एक रेल की पटरी जिसे क्रॉस करती है एक लाल रंग की गाड़ी। इस गाड़ी को पॉल ड्राइव कर रहा है। उसके साथ वाले सीट पर बैठी है उसकी गर्लफ्रेंड आयरिस। पॉल और आयरिस दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब तक उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया है। आज पॉल आयरिस की आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ पॉल आयरिस से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। कुछ ही देर में पॉल आयरिस को लेकर उस सरप्राइज वाली जगह पर पहुंच जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद पॉल आयरिस की आंखों की पट्टी को हटाता है। आंखों से पट्टी हटते ही आयरिस अपने सामने देखती है एक ऊंची बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग को देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दरअसल जिस जगह पर पॉल आयरिस को लेकर आया है यह एक रेस्टोरेंट है और इसका नाम स्काई व्यू रेस्टोरेंट है। आज इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और पॉल ने अपने दोस्त की मदद से इस ओपनिंग की टिकट्स बुक करवाई हैं। यह जानने के बाद आयरिस और भी ज्यादा खुश हो जाती है और पॉल के साथ स्काई व्यू रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है। रेस्टोरेंट के अंदर जाते आयरिस अपने सामने एक लड़के को देखती है जो कि पानी के तालाब से कुछ सिक्के निकाल रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड उस बच्चे को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह बच्चा बहुत शरारती था। उसने तो पहले ही कुछ सिक्के चुरा कर अपनी पॉकेट में रख लिए थे। पॉल और आयरिस अब दोनों मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाने के बाद दोनों रेस्टोरेंट के हॉल में आ जाते हैं। हॉल में उन्हें एक लिफ्ट दिखती है जिसमें खड़ा लिफ्ट मैन उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। पॉल और आयरिस दोनों अब लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। लिफ्ट के ऊपर जाते समय लिफ्ट मैन उस लिफ्ट में बैठे हुए सभी लोगों से यह कहता है कि यह रेस्टोरेंट लगभग 500 फीट ऊंचा है। इसे बनाने के लिए लोहे और कांच का इस्तेमाल किया गया है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह रेस्टोरेंट अपने निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही बन के तैयार हो गया है। एक शरारती लड़का जो पानी के तालाब से सिक्के चुरा रहा था वह भी उसी लिफ्ट में था। उस लिफ्ट मैन की बातों को सुनकर वह बच्चा अब कांच की बनी लिफ्ट के ऊपर कूदने लगता है, जिसे देखने के बाद आयरिस बहुत ज्यादा डर जाती है। थोड़ी ही देर बाद पॉल और आयरिस दोनों स्काई व्यू रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही दोनों सबसे पहले वहाँ लगे शीशे की दीवारों से नीचे जमीन की तरफ देखने लगते हैं। आयरिस नीचे का व्यू देखकर बहुत डर जाती है। पॉल फिलहाल उसके लिए शैंपेन के गिलास लेकर आता है, लेकिन आयरिस शैंपेन पीने से मना कर देती है। उस रेस्टोरेंट में एक सिंगर अपने बैंड के साथ परफॉर्मेंस दे रहा था और उसके गाने पर वहाँ खड़े लोग डांस कर रहे थे। रेस्टोरेंट का एक आदमी जो शैंपेन की बोतल को खोल रहा था, तभी उस बोतल का ढक्कन उठकर छत में लगे कांच के झूमर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस झूमर का एक हिस्सा नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। अब मैं आपको बता दूं ये फ्लोर पूरा कांच का है और जैसे ही कांच के फ्लोर के ऊपर झूमर का वह हिस्सा गिरता है तो उस कांच के फ्लोर में दरार पड़ जाती है। एक सिंगर जो उस रेस्टोरेंट में अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी अपने 5 साल के बच्चे के पास आकर उससे बात करने लगती है। तभी उस लेडी सिंगर की नजर आयरिस पे पड़ती है और वह आयरिस से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। आयरिस उस सिंगर से कहती है कि मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है और अभी तक मैंने इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया है, लेकिन मुझे मेरा बॉयफ्रेंड आज यहाँ इस रेस्टोरेंट में लेकर आया है और आज मैं उसे इस बच्चे के बारे में बता दूंगी। थोड़ी देर के बाद पॉल आयरिस को अपने साथ उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट की छत पर ले आता है जहाँ पर पहले से ही एक सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लोग थे। वहाँ पर वह शरारती बच्चा भी मौजूद था जो कि पानी के तालाब से सिक्के चुरा रहा था। पॉल आयरिस से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और तब पॉल आयरिस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आयरिस उसकी इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन आयरिस अब पॉल को यह सच्चाई बता देती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और इस बात को 2 महीने हो गए। मैं तुम्हें इस बारे में कब से बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर जाती थी कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। पॉल अब आयरिस से कहता है कि यह तो और भी ज्यादा खुशी की बात है कि मैं पापा बनने वाला हूँ और अब वह आयरिस की अंगूठी में वह रिंग पहना देता है जिसे वह अपने साथ लेकर आया था। पॉल और आयरिस दोनों की खुशी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब दोनों मिलकर डांस करने का प्लान बनाते हैं। एक सिंगर जो अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पर दे रहा था, पॉल और आयरिस दोनों उसके गानों पर डांस करने लग जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे अब सभी उस सिंगर के गाने पर डांस करने लग जाते हैं। छत के ऊपर जो शरारती लड़का था वो अपनी जेब से सिक्का निकालता है और नीचे जमीन की तरफ फेंकने लगता है। आसमान में फिलहाल हवा बहुत ज्यादा चल रही थी जिसकी वजह से वह सिक्का रेस्टोरेंट के वेंटिलेटर फैन में फंस जाता है। इधर जब सभी लोग डांस कर रहे थे तब वह कांच का फ्लोर जिसमें झूमर की वजह से दरारें आ गई थी, अब वह दरारें और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। जो सिक्का वेंटिलेटर फैन में फंसा था अब वह एक सिलेंडर से टकराता है जिसकी वजह से उस सिलेंडर की गैस लीक होने लगती है। धीरे धीरे करके वह गैस रेस्टोरेंट में फैलने लगती है। रेस्टोरेंट में आए सभी लोग जो कि डांस कर रहे थे इस बात से अनजान थे कि जिस फ्लोर पर वह नाच रहे हैं उस फ्लोर में दरारें आ गई हैं। तभी जिन लोहे के पिलर्स पर वह रेस्टोरेंट टिका हुआ था उसके नट बोल्ट्स लूज हो जाते हैं। आयरिस को अब ये महसूस होने लगता है कि उसके साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। वह कांच के फ्लोर से थोड़ा पीछे हटती है कि तभी उसके सामने के सभी लोग फ्लोर के टूटने से नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर आयरिस और वहाँ पर नाच रहे सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। स्काई व्यू रेस्टोरेंट के कुछ एम्प्लॉय जो कि नीचे रिसेप्शन पर खड़े होकर गाने सुन रहे थे वह ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। आयरिस का बॉयफ्रेंड पॉल जो कि थोड़ी देर पहले उसके साथ नाच रहा था उस कांच के फ्लोर के टूटने के साथ साथ वह भी बस नीचे ही गिरने वाला था कि तभी आयरिस उससे कांच के हिस्से को कसकर पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन पॉल नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रेस्टोरेंट के उस हिस्से के टूटने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा हड़कंप मच गई थी जिसकी वजह से एक औरत को आग लग जाती है और वह भागते हुए
रेस्टोरेंट के उस हिस्से की तरफ पहुंच जाती है जहां पहले से ही एक गैस का सिलेंडर लीक हो रहा था। दोनों के संपर्क में आने से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से अब और भी लोग उस आग में झुलसने लगे। एक लेडी सिंगर अपने बच्चे को एक अलमारी में छुपा देती है, लेकिन वह भी खुद उस आग की चपेट में आ जाती है। तभी वहाँ का लिफ्टमैन उन लोगों को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है, लेकिन अब वह रास्ता भी टूट जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग मर जाते हैं। लिफ्टमैन आयरिस और बाकी सभी लोगों को अब लिफ्ट में जाने के लिए कहता है ताकि कुछ लोग बच सकें, लेकिन लिफ्ट में तो बहुत सारे लोग घुसने लग जाते हैं। एक आदमी आयरिस को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद लिफ्ट में चढ़ने लगता है। लिफ्ट में पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। ज्यादा वेट होने की वजह से लिफ्ट अब टूट जाती है और सभी आदमी मर जाते हैं। आयरिस ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उस रेस्टोरेंट का फ्लोर अपनी जगह से खिसकने लगता है और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सब अब नीचे गिरने लगते हैं। आयरिस खुद को संभाल कर ऊंची जगह पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी वह सिक्का जिसे बच्चे ने तालाब से चुराया था वह एक पियानो पर गिरता है और पियानो सीधा एक औरत पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी लोग थे सब मर जाते हैं। वह बच्चा जिसने पानी के तालाब से वह सिक्का चुराया था रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर से सीढ़ियों के सहारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वह पियानो उस बच्चे पर गिरता है जिससे बच्चे की मौत हो जाती है और अब वह सिक्का जिसे पानी के तालाब से उस बच्चे ने चुराया था वह सिक्का वापस पानी में चला जाता है। आयरिस अपने सामने अब उस लड़की को देखती है जिसे लेडी सिंगर ने एक बॉक्स में छिपाया हुआ था। आयरिस उसे लेकर अब वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ का सारा फ्लोर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आयरिस उस बच्चे के साथ उस फ्लोर के पिलर पर लटक जाती है। बदकिस्मती से उसकी अंगूठी जिसमें पॉल ने वो रिंग पहनाई थी वह ज्यादा वेट न झेलने की वजह से टूट जाती है और आयरिस उस बच्चे के साथ नीचे गिरकर मर जाती है। तभी एक लड़की जिसका नाम स्टेफनी है वो अपनी क्लासरूम में बैठे बैठे चिल्लाने लगती है जैसे कि मानो उसने एक बुरा सपना देखा हो। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि स्टेफनी अब अपने हॉस्टल के रूम में सोई हुई थी कि तभी उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। वह एकदम से उठती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसकी रूममेट स्टेफनी के चिल्लाने की वजह से एकदम उठ जाती है। स्टेफनी अपनी रूममेट से कहती है कि मुझे मेरी नानी के सपने आते हैं जिसका नाम आयरिस है। फिलहाल मैं अपनी नानी से कभी भी नहीं मिली और मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसकी रूममेट स्टेफनी को घर जाने के लिए कहती है और अपनी नानी के बारे में पता करने के लिए उसके पास जाने के लिए कहती है। स्टेफनी अपनी नानी के बारे में पता करने के लिए अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपने डैड से मिलती है और उनसे अपनी नानी के बारे में पूछती है। स्टेफनी का डैड उसे बताता है कि तुम्हारी नानी तुम्हारी मॉम को कुछ लेटर्स भेजती थी, लेकिन जब से तुम्हारी मॉम मुझे छोड़कर चली गई है तब से मैंने वह लेटर्स कूड़े में फेंक दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेफनी की मॉम का नाम डार्लिन है और वह स्टेफनी के पापा से अलग रहती है। स्टेफनी की मुलाकात अब उसके भाई चार्ली के साथ होती है। चार्ली उससे कहता है कि मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ और अब स्टेफनी भी चार्ली के साथ उनके मामा के घर चली जाती है, जहाँ पर स्टेफनी की मुलाकात उसके मामा के बच्चों के साथ होती है। बच्चे फिलहाल भी बड़े हो गए हैं। लड़की का नाम जूलिया है और लड़कों में एक का नाम बॉबी और एक का नाम एरिक है जो कि टैटू शॉप में काम करता है। फिलहाल अभी वह सभी अपने पालतू कछुए को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम पार्को है। कुछ ही देर के बाद स्टेफनी की मुलाकात उसके मामा और मामी के साथ होती है। जब स्टेफनी अपने मामा से अपनी नानी के बारे में पूछती है तो उसका मामा जिसका नाम हावर्ड है स्टेफनी को उनकी मॉम से दूर रहने के लिए कहता है। हावर्ड मामा कहता है कि ये जो तुम्हारी मॉम घर छोड़ के गई है उसके पीछे की वजह तुम्हारी नानी ही है और अब तुम नानी के बारे में पूछ रही हो। जैसे आयरिस ने अपनी बेटी डार्लिन के लिए खत भेजे थे वैसे ही उसने वो खत अपने बेटे हावर्ड को भी भेजे थे। हावर्ड स्टेफनी को उन लेटर्स के बारे में बताने के लिए मना कर देता है, लेकिन स्टेफनी की मामी इशारों में ही उसे बता देती है कि वह लेटर्स नीचे के गोडाउन में रखे हैं। स्टेफनी अब नीचे के गोडाउन में जाती है जहाँ पर उसे वह लेटर्स मिल जाते हैं जिसे उसकी नानी ने उसके मामा को भेजे थे। उन लेटर्स की वजह से स्टेफनी को उसकी नानी का एड्रेस मिल जाता है। स्टेफनी अब अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ चली जाती है जहाँ उसकी नानी रहती थी। उसकी नानी आयरिस ने अपने घर के गेट के बाहर कैमरा लगाया हुआ था। स्टेफनी आयरिस से कहती है कि मैं उस बेटी डार्लिन की बेटी हूँ और आप मेरी नानी हैं। यह सुनने के बाद आयरिस स्टेफनी से कहती है कि अपनी गाड़ी की चाबियां, मोबाइल फोन, पर्स सब वहाँ पर एक लॉकर है उसमें छोड़कर अंदर आ जाओ। आयरिस उसके लिए अब घर के गेट खोल देती है। जैसे ही स्टेफनी अपनी नानी आयरिस से मिलती है वो अपनी नानी से कहती है कि मुझे बार बार आपके सपने आते हैं जिसमें आप एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट में थी, लेकिन वह रेस्टोरेंट तबाह होने की वजह से आप भी उसमें मर जाती हैं। तब आयरिस स्टेफनी को बताती है कि तुम्हें ये सपना आता है बिल्कुल सच है, लेकिन यह हादसा कभी हुआ ही नहीं। जब मैं पॉल के साथ स्काई व्यू रेस्टोरेंट में गई थी उस दिन न जाने मुझे कैसे पहले यह पता चल गया कि यह रेस्टोरेंट अब गिरने वाला है और मैंने उन सभी चीजों को होने से रोक जिन्हें की वजह स्काई व्यू रेस्टोरेंट तबाह होने वाला था। मैंने सबको इसके बारे में बताया और उस दिन मैंने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन मौत को हारना बिल्कुल मंजूर नहीं था और बाद में उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिनका मरना उस रेस्टोरेंट में तय था। लेकिन मौत मुझे अभी तक नहीं मार पाई क्योंकि मैं उसकी सभी चालों को जान चुकी हूँ जिसकी वजह से वो मुझे मार सकती है और मैंने इन सब चालों को एक किताब में लिख दिया है। लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी क्योंकि मुझे अब कैंसर हो गया है। आयरिस अपनी लिखी हुई किताब को स्टेफनी को देना चाहती थी, लेकिन स्टेफनी उस किताब को लेने से मना कर देती है क्योंकि स्टेफनी को अभी भी आयरिस की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। आयरिस जानती थी कि सिर्फ यही मौका है उसके परिवार को यह यकीन दिलाने का कि वह हमेशा से उनकी रक्षा करना चाहती है, इसलिए वह स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए घर से बाहर आती है और तभी बाहर आते ही आयरिस की मौत हो जाती है और अब स्टेफनी को आयरिस की कही हुई बातों पर यकीन हो जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि आयरिस के अंतिम संस्कार वाले दिन स्टेफनी और उसका पूरा परिवार इकट्ठा था कि तभी वहाँ पर स्टेफनी की मॉम डार्लिन भी आ जाती है। स्टेफनी जब अपनी मॉम डार्लिन को वहाँ पर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से स्टेफनी अब वहाँ से चली जाती है।
अगली सुबह स्टेफनी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसे याद आती है अपनी नानी की वह डायरी जिसमें उसने लिखा था कि मौत से कैसे कैसे बचा जा सकता है। स्टेफनी अब उस डायरी को अपने बैग से निकाल कर पढ़ने लगती है। इधर अगले दिन स्टेफनी का मामा हावर्ड अपनी बहन डार्लिन के परिवार में शामिल होने की खुशी में एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में शामिल होता है हावर्ड का पूरा परिवार और उसके साथ स्टेफनी का पापा। उस पार्टी की तैयारी के टाइम बॉबी, जो कि हावर्ड का छोटा बेटा है, उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट जाता है और उस कांच का टुकड़ा पार्टी में इस्तेमाल होने वाले बर्फ में गिर जाता है। फिलहाल बॉबी कांच के उन टुकड़ों को हटा देता है, लेकिन बर्फ में पड़ा हुआ वह कांच का टुकड़ा वैसे ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद विस्की के गिलासों को भरने के लिए उस बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है और वह कांच का टुकड़ा उनमें से किसी एक के गिलास में चला जाता है। इधर स्टेफनी आयरिस की दी हुई किताब को पढ़ रही थी, जहाँ पर उसे काफी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिनकी वजह से किसी की भी मौत हो सकती है। आयरिस ने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि अगर मौत उसके परिवार को मारना शुरू करे तो वह सबसे पहले किसको मारेगी। स्टेफनी उस मौत के चार्ट को देखकर बहुत डर जाती है। तभी एक कांच का टुकड़ा टूटकर उसके पास आता है और इसके बाद उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे पता था आज उसका पूरा परिवार मिलकर एक पार्टी कर रहा है। स्टेफनी अब जल्दी से अपने मामा के घर जाने लगती है। उधर बॉबी और एरिक दोनों एक ट्रैम्पोलिन पर उछल रहे थे, तभी डार्लिन को उस ट्रैम्पोलिन की शीट के नीचे घास को इकट्ठा करने वाला लोहे का तेज औजार दिखता है। फिलहाल हावर्ड भी उस ट्रैम्पोलिन पर चढ़ गया था, लेकिन तभी डार्लिन उनके पास आकर उस औजार को वहाँ से हटा देती है। लगता है मौत आज हावर्ड का शिकार करना चाहती है। तभी हावर्ड की बीबी की वजह से एक बियर की बोतल नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते गिरते वह बोतल पानी के पंप के स्विच को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से उस पंप में लगी पाइप में पानी भरने लगता है। जहाँ इस पाइप का एंड था वहाँ पर पानी भरने की वजह से वह पाइप फैलने लगती है। तब स्टेफनी भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर उसका मामा हावर्ड उससे मिलने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वह ट्रैम्पोलिन शीट फट जाती है जिसके ऊपर बॉबी कूद रहा था। जूलिया, जो लकड़ी के बॉक्सेस को बैलेंस कर रही थी, अचानक से बॉबी की तरफ देखती है और उसके लकड़ी के बॉक्स नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। इधर वाटर पंप की पाइप की वजह से वहाँ पर कुछ कंपन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रखे हुए लोहे के औजार वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जैसे ही हावर्ड स्टेफनी से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, कांच का एक टुकड़ा उसके पाँव के नीचे आ जाता है, लेकिन तभी पानी की पाइप के कंपन की वजह से वह लोहे का औजार जिसे डार्लिन ने ट्रैम्पोलिन के नीचे से हटाया था गिरकर घास काटने वाली मशीन का बटन चालू कर देता है। हावर्ड पीछे हटने की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी घास काटने वाली मशीन स्टेफनी के मामा हावर्ड का काम तमाम कर देती है। जितने भी लोग उस पार्टी में थे सभी हावर्ड की इस मौत को देखकर बहुत डर जाते हैं। इस मौत के बाद स्टेफनी पूरे परिवार को इकट्ठा करके उन्हें यह समझाने लगती है कि मौत अभी भी हमारा पीछा कर रही है। हमें तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी नानी आयरिस को पहले ही यह पुनर्आभास हो गया था कि स्काई व्यू रेस्टोरेंट में जितने भी लोग हैं वह सभी मरने वाले हैं। आयरिस की वजह से उस दिन उन सभी लोगों की जान तो बच गई, लेकिन बाद में मौत ने उन सभी लोगों को अपना शिकार बना लिया। ये सब बातें मुझसे हमारी नानी आयरिस ने कही हैं। शुरू में तो मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी मौत और हावर्ड मामा की मौत के बाद मुझे आयरिस की दी हुई किताब पर भी यकीन होने लगा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में एक चार्ट बनाया है, जिसे समझने पर यह पता चल जाता है कि सबसे पहले मौत किसको अपना शिकार बनाएगी। स्टेफनी अब उस चार्ट को अपने परिवार को दिखाती है और उन्हें समझाती है कि मौत सबसे पहले हावर्ड के परिवार को एक ऑर्डर में मारेगी। मौत के हिसाब से आयरिस के परिवार को कभी जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। स्टेफनी उन्हें बताती है कि सबसे पहले मौत ने आयरिस को मारा और फिर हमारे मामा यानी कि आयरिस के बेटे को, और अब अगला नंबर हो सकता है हावर्ड मामा के बड़े बेटे एरिक का हो। स्टेफनी के परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और सब वहाँ से चले जाते हैं। डार्लिन अपनी बेटी स्टेफनी के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने ऐसे ही अपना घर नहीं छोड़ा था, मेरी माँ आयरिस भी तुम्हारी ही तरह बातें करती थी और उसकी वजह से मुझे तुम सबको छोड़ना पड़ गया था। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी बाद में पछताना पड़े, इसलिए अभी से आयरिस की बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दो। स्टेफनी अपनी मॉम की बातों को सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि हावर्ड का बड़ा बेटा एरिक टैटू शॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे अपने पिता हावर्ड की बहुत याद आती है और वह यह तय करता है कि मैं अपने हाथ पर अपने डैड का टैटू बनाऊंगा। एरिक जब अपने फोन को चेक करता है तो वह देखता है कि उसकी बहन स्टेफनी ने काफी ज्यादा मैसेज उसे भेजे हैं, लेकिन वह उन मैसेज को इग्नोर करके अपनी कलाई पर अपने डैड के नाम का टैटू बनाने लगता है। उसने अपने मोबाइल के म्यूजिक को लाउड कर दिया था, जिसकी वजह से उस शॉप में रखी हुई हर एक चीज वाइब्रेट करने लग जाती है। कुछ चीजें तो नीचे गिर जाती हैं, जिनकी वजह से पास में रखी एक लिक्विड की बोतल नीचे गिर जाती है। उस बोतल में एक ज्वलनशील लिक्विड था। तभी पंखे के साथ लगी एक चेन एरिक के नाक में लगे रिंग में फंस जाती है। पंखा जैसे जैसे घूमता जाता वह रिंग उस पंखे में फंसती जाती और इन सब की वजह से एरिक भी ऊपर खींचता जाता है। खुद को बचाने के चक्कर में एरिक जब टेबल के ऊपर चढ़ता है तो एक टेबल लैंप नीचे गिर जाता है। नीचे जमीन पर पहले से ही वह ज्वलनशील लिक्विड गिरा हुआ था और दोनों के संपर्क में आने से उसे टैटू शॉप में आग लग जाती है। फिलहाल एरिक अपनी नाक से उस चेन को बाहर निकाल देता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। अगली सुबह स्टेफनी अपने भाई चार्ली के
पास आती है और उसे अपने साथ एरिक के पास जाने के लिए कहती है। अब दोनों एरिक के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एरिक आ जाता है। एरिक उनसे कहता है कि कल रात हमारी शॉप में आग लग गई थी, लेकिन मैं वहाँ से जिंदा बच गया। एरिक उनसे कहता है कि मौत मेरा कुछ नहीं कर सकती। तभी एक ट्रक एरिक के पास में से गुजरता है, जिसकी वजह से एरिक थोड़ा डर जाता है। स्टेफनी और चार्ली एरिक की इन हरकतों से बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे अपने साथ घर जाने के लिए कहते हैं। स्टेफनी जानती थी कि मौत एरिक का पीछा कर रही है और उसकी मौत कभी भी हो सकती है। तभी एरिक की बहन जूलिया वहाँ आ जाती है। एक ट्रक जो घर के कूड़े को इकट्ठा करके अपने स्टोरेज टैंक में डाल रहा था। तब एरिक स्टेफनी की बातों को नजरअंदाज करके उसे कुछ भला बुरा कहने लग जाता है। वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करने के बाद वह ट्रक अगले घर का कूड़ा अपने स्टोरेज टैंक में डालने के लिए पहुँच जाता है। जूलिया भी अब उन सबको बाय कहकर मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाती है। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुँचती है, तभी पास में खेल रहे बच्चों की बॉल जूली को लगती है और वह कूड़े के बॉक्स में गिर जाती है। ट्रक ड्राइवर उस कूड़े के बॉक्स को अपने ट्रक के स्टोरेज टैंक में डाल देता है। उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए थे, जिसकी वजह से उसे बाहर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ड्राइवर अपनी गाड़ी को अब वहाँ से ले जाता है। जूलिया को ट्रक में गिरते हुए देख स्टेफनी, चार्ली और एरिक ट्रक के पीछे भागते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर अपनी धुन में मस्त था और कूड़े को क्रश करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। स्टेफनी भी भागकर जूलिया के पास पहुँच जाती है और उसे ऊपर आने के लिए कहती है। जूलिया ऊपर आ पाती इससे पहले वह कूड़े के साथ क्रश हो गई, जिसकी वजह से जूलिया की मौत हो जाती है। जूली की मौत के बाद सभी परिवार के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। स्टेफनी अपने परिवार के सभी लोगों से कहती है कि लगता है मौत ने अपना ऑर्डर बदल दिया है, अब वह कभी भी किसी को भी मार सकती है। तब हावर्ड की पत्नी उनसे कहती है कि मौत ने अपना ऑर्डर नहीं बदला, बल्कि मौत का ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। अब वह उन सभी से कहती है कि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, मेरा किसी के साथ चक्कर था और एरिक मेरे पहले के बॉयफ्रेंड का बेटा है। जूलिया ही हम दोनों की बड़ी बेटी है। एरिक को जब यह पता चलता है कि मैं किसी और की औलाद हूँ, उसे अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है और एरिक वहाँ से चला जाता है। हावर्ड और जूलिया की मौत के बाद अब सभी स्टेफनी की बातों पर यकीन करने लगते हैं। स्टेफनी उन सभी को बताती है कि इस बुक में एक ऐसे आदमी का जिक्र है जो मौत को चकमा देकर अभी भी जिंदा है और इस आदमी का नाम जेबी है। डार्लिंग अब उन सबको लेकर जेबी से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में चले जाते हैं। स्टेफनी जानती थी कि मौत के ऑर्डर के हिसाब से अगला शिकार बॉबी हो सकता है, इसलिए स्टेफनी हर समय उसका ध्यान रखने लगती है। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर स्टेफनी और उसके परिवार की मुलाकात जेबी से होती है। जेबी पहले से ही उन सब के बारे में जानता था, क्योंकि जेबी आयरिस का दोस्त भी था और उसका डॉक्टर भी। जेबी उनसे कहता है कि मैं वही लड़का हूँ जो अपनी मॉम के साथ उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट में गया था और उस दिन आयरिस ने हमारी जान बचाई। जेबी उनसे कहता है कि मौत से बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम अगर मौत को चकमा देना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें या तो मरना होगा या किसी को मारना होगा। फिलहाल मुझे भी अब कैंसर हो गया है और ना जाने कब ये कैंसर मेरी जान ले ले। इसके अलावा मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम मौत को हराना चाहते हो तो याद रखना, मौत अपने शिकार को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हॉस्पिटल से आते समय एरिक बॉबी से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बॉबी जिसके शरीर को पीनट्स की वजह से एलर्जी होती थी, बॉबी उस एलर्जी से बचने के लिए एक इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट करता था। एरिक प्लान बनाता है बॉबी के साथ मिलकर उसे मारकर फिर से जिंदा करने का। बॉबी फिलहाल डर रहा था इस प्लान से, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। एरिक और बॉबी दोनों वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं, जहाँ पर एरिक उस मशीन से पीनट्स का पैकेट निकालने के लिए कुछ पैसे उस वेंडिंग मशीन में डालता है। किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसमें से वह पीनट्स नहीं निकल पा रहे थे। एरिक को अब गुस्सा आ जाता है उस मशीन पर और वह उस मशीन को अपने हाथों से मारने लगता है, जिसकी वजह से उस मशीन के शीशे में दरार पड़ जाती है। एरिक उस मशीन से पीनट्स निकालने के लिए उसे टेढ़ा कर देता है और अब उस मशीन में से एक स्प्रिंग बाहर निकलता है जो कि शीशे के साथ जोर से टकराकर रुक जाता है। उस वेंडिंग मशीन में से पीनट्स निकालने के बाद एरिक बॉबी को एक सीटी स्कैन कमरे में ले जाता है और उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है। एरिक जोर से दरवाजा बंद करता है, जिसकी वजह से एक फाइल सीटी स्कैन मशीन को ऑन कर देती है। मैं आपको बता दूं कि MRI सीटी स्कैन मशीन का मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है और यह मशीन अपनी रेंज में आने वाले फोन, कीज, ज्वेलरी को अपनी तरफ खींच लेती है। एरिक एक व्हील चेयर लेकर बॉबी के पास आता है। एरिक बॉबी से अब वह इंजेक्शन का डोज ले लेता है, जिसे वह अक्सर पीनट्स की वजह से होने वाली एलर्जी को कम करने के लिए खुद पर इंजेक्ट करता था। एरिक बॉबी को उस व्हील चेयर पर बिठाता है और उससे खाने के लिए पीनट्स देता है। उन दोनों का प्लान ऐसा था कि पीनट खाने की वजह से बॉबी बीमार हो जाएगा और एरिक जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर इमरजेंसी वार्ड में ले जाएगा। बॉबी अब उन पीनट्स को खाना शुरू करता है। पहले तो उसे कुछ फील नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर में बॉबी की बॉडी अच्छे से काम करना बंद कर देती है। इस कमरे की MRI सीटी स्कैन मशीन की मैग्नेटिक फील्ड अपने हाई लेवल की तरफ बढ़ने लगती है। इधर स्टेफनी, चार्ली और उनकी मॉम एरिक और बॉबी को ढूंढने लगते हैं। चार्ली बॉबी के फोन पर कॉल करता है, लेकिन तभी एरिक के हाथों से वह फोन छूटकर MRI मशीन की तरफ चला जाता है। उस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से उस कमरे में जितनी भी लोहे की चीजें थी वह उस MRI मशीन की तरफ खींचने लग जाती हैं। एरिक ने भी अपने शरीर पर चांदी के गहने पहने हुए थे, जिन्हें MRI मशीन अपनी तरफ खींचने लगती है। लोहे की व्हील चेयर जो कि एरिक के बिल्कुल पीछे थी, वह अब
अब अपने साथ एरिक को भी मशीन की तरफ ले जाती है। एरिक उस मशीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मशीन के अंदर फंस जाता है। बस कुछ ही पलों में वह सिटी स्कैन मशीन एरिक का काम तमाम कर देती है। बॉबी भी अब उस मशीन की तरफ खींचने लग जाता है। तभी एक डॉक्टर उस कमरे में आकर दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी एक स्प्रिंग जो कि वेंडिंग मशीन के शीशे में अटका हुआ था, वह स्प्रिंग शीशे को तोड़कर सीधा बॉबी के सर में घुस जाता है और बॉबी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी स्टेफनी, चार्ली अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। एरिक और बॉबी को मरा हुआ देख वह सभी अब बहुत डर जाते हैं। डार्लिन अपने बच्चों के साथ मिलकर इस बात का हल ढूंढने लगती है कि हम इन हो रही मौतों को कैसे रोक सकते हैं। तब स्टेफनी उन्हें बताती है कि सिर्फ आयरिस का घर ही है जहाँ पर हम सब सेफ रह सकते हैं, लेकिन हम हमेशा तो उस कमरे में कैद नहीं रह सकते। डार्लिन अपने बच्चों से कहती है कि मौत के ऑर्डर के हिसाब से अगला नंबर मेरा है और मैं तुम दोनों को बचाने के लिए हमेशा उस कमरे में रह सकती हूँ। आयरिस के घर तक पहुँचने से पहले स्टेफनी को यह डर सता रहा था कि उसकी मॉम को कुछ हो न जाए। स्टेफनी अपनी मॉम से कहती है कि गाड़ी को मैं खुद ड्राइव करूंगी। आयरिस की दी हुई किताब अभी भी स्टेफनी के ही पास थी। उस किताब में से वह सिक्का बाहर निकलता है जिसे आयरिस ने उस शरारती बच्चे से छीना था। स्टेफनी अब गाड़ी में बिठाकर उन्हें अपनी नानी के घर ले जाती है। वह सिक्का जो नीचे जमीन पर गिरा था अब उसे एक लेडी उठाकर अपने पास रख लेती है। अपनी नानी आयरिस के घर पहुंचने के बाद स्टेफनी अपनी मॉम को बताती है कि मौत यहीं कहीं है और हमारा इंतजार कर रही है। घर के बाहर गेट लगा हुआ था। स्टेफनी, चार्ली और अपनी मॉम से कहती है कि अपने आसपास की चीजों को कस के पकड़ लो और तभी स्टेफनी अपनी गाड़ी से उस गेट को तोड़ती हुई घर के नजदीक पहुंच जाती है। सभी खुश थे कि हम घर के पास पहुंच गए, लेकिन तभी स्टेफनी की सीट बेल्ट लॉक हो जाती है। स्टेफनी की मॉम उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन स्टेफनी उसे जल्दी से घर के अंदर जाने के लिए कहती है। स्टेफनी जानती थी अगर उनकी मॉम सही सलामत उस घर के अंदर पहुंच जाती है तो मौत उन सब का कुछ भी नहीं कर सकती। उस घर की छत पर कुछ बिजली की तारें घर की छत से टकरा रही थी, जिसकी वजह से उस घर में आग लग जाती है। आग लगने से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से स्टेफनी जिस गाड़ी में थी वह गाड़ी पलट जाती है। जहाँ गाड़ी खड़ी थी उसके पास एक तालाब था और गाड़ी पलटकर उस तालाब में गिर जाती है। स्टेफनी अपनी सीट बेल्ट को नहीं खोल पा रही थी और अब गाड़ी में पानी भी भर जाता है। घर में हुए ब्लास्ट की वजह से चार्ली के ऊपर एक लकड़ी का पेड़ गिर जाता है। एक बड़ा लोहे का पोल जिसमें लाइट्स लगी हुई थी चार्ली की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वह पोल तारों में फंसकर रुक जाता है। चार्ली की मॉम तभी वहाँ पर आकर चार्ली के ऊपर से उस पेड़ को हटाती है। चार्ली की मॉम उससे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और अब तुम अपनी बहन को बचाओ। तभी अचानक लोहे का पोल जो कि तारों में फंसकर रुका हुआ था वह डार्लिन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से डार्लिन मर जाती है। चार्ली वहाँ से भागकर सीधा गाड़ी के पास जाता है और स्टेफनी को बचाने की कोशिश करता है। चार्ली को अब एक चाकू मिलता है जिसकी मदद से वह सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। कुछ ही देर में चाकू तो उसको मिल जाता है, लेकिन तब तक स्टेफनी की सांसें धीमी पड़ गई थी। चार्ली स्टेफनी की सीट बेल्ट को चाकू से काटकर स्टेफनी को गाड़ी से बाहर ले आता है। स्टेफनी के पेट में पानी भर गया था, जिसकी वजह से वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। चार्ली अपनी बहन स्टेफनी के पेट से पानी को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से स्टेफनी को होश आ जाता है। चार्ली उसे बताता है कि तुम मर गई थी और मैंने तुम्हें जिंदा किया। स्टेफनी खुश होकर चार्ली से कहती है कि हमने मौत के इस ऑर्डर को तोड़ दिया है और अब मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि चार्ली तैयार होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनी का इंतजार कर रहा है। आज उनके कॉलेज में एक पार्टी है। वह सिक्का जिसे मूवी की शुरुआत में एक शरारती बच्चे ने तालाब से निकाला था, आयरिस ने उस सिक्के को अपनी लिखी हुई किताब में रखा था जो कि स्टेफनी से नीचे गिर गया था। वह सिक्का फिलहाल अभी एक लेडी के पास है और वह कुछ बिस्किट खरीदने के लिए अपने पर्स को खोलती है, जिसमें से वह सिक्का निकलकर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। वह सिक्का सीधे जाकर रेल की पटरी में फंस जाता है। उस रेलवे ट्रैक पर एक रेलगाड़ी आने वाली है। यह सिक्का अब ना जाने कौन सी तबाही लेकर आने वाला है। इधर जेनी का डैड स्टेफनी और चार्ली के पास आकर उनसे बात करने लगता है। जेनी का डैड उनसे कहता है कि मैंने सुना है चार्ली ने तुम्हें डूबने से बचाया, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो टेक्निकली तुम्हारी मौत नहीं हुई थी, यानी कि तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश थी और चार्ली ने तुम्हारी रुकी हुई सांसें शुरू की, लेकिन तुम्हारा दिल धड़क रहा था। इन सब बातों को सुनने के बाद स्टेफनी और चार्ली दोनों डर जाते हैं। तभी स्टेफनी अपने सामने वह लाल रंग की गाड़ी देखती है जिसमें मूवी की शुरुआत में पॉल आयरिस को लेकर जा रहा था। तभी स्टेफनी को यह महसूस होने लगता है कि शायद अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक रेलगाड़ी जो उनके घर के पास से गुजर रही थी, रेलवे ट्रैक में फंसे हुए उस सिक्के की वजह से वह रेल अब अपने ट्रैक से बाहर निकल जाती है। चार्ली और स्टेफनी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह रेल उनकी तरफ आने लगती है। दोनों अब वहाँ से भागना शुरू करते हैं। दरअसल वह एक रेल ही नहीं, वह तो चार्ली और स्टेफनी की मौत थी जो कि उनके पीछे भाग रही थी। थोड़ी दूर भागने के बाद स्टेफनी और चार्ली देखते हैं कि ट्रेन अब रुक गई है, लेकिन तभी उस रेल के एक डिब्बे में लकड़ी भरी हुई थी जो कि सीधे आकर स्टेफनी और चार्ली के ऊपर गिरकर उन्हें मार देती है और इसी के साथ इस मूवी का अंत भी हो जाता है।